वीडियो हमने हिंदी में अपलोड किया हुआ है, बट आपको अगर इंग्लिश में सुनाई दे रहा है तो आप इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाकर। हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITR 2 के जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल होते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यूजफुल होगा, इसकी मदद से आप अपना ITR 2 फाइल कर सकते हो। इस वीडियो में सैलरी को कवर करेंगे, जो उसका ब्रेकअप होता है, उन सब चीजों को भी ITR में कैसे दिखाना है वो भी हम जान लेंगे। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल को कवर करेंगे, लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों को कवर कर लेंगे, ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम। उसके अलावा अदर सोर्स के इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, ड्रीम 11 इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम को कवर कर लेंगे। क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसको आप कैसे दिखा सकते हो वो भी देख लेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन कैसे दिखाना है ITR में उसका डेमो भी देखेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे प्रॉपर्टी पर हो, स्टॉक पर हो, म्यूचुअल फंड, सबको डिस्कस कर लेंगे। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि डेप्ट म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से ITR 2 में दिखाना है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पिछले साल का लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, यही साल का आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। पेमेंट का एंट्री कैसे करना है और डिडक्शन अगर होगा तो वो कैसे आप दिखा सकते हो, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ओल्ड टैक्स सिस्टम आप चुनते हो या न्यू टैक्स सिस्टम, दोनों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए अगर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। ITR 2 में क्या होता है कि बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। एक जगह पर आप गलती कर देते हो तो उसका इफेक्ट कई जगह पर दिखाई दे जाता है और एरर आता है, तो कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हम इस डेमो को बनाने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उसके अलावा ITR 2 का लर्निंग वीडियो हमारे वेबसाइट पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर कैलकुलेशन से लेकर ITR फाइलिंग को और डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा बिगिनर के लिए इनकम टैक्स, GST, TDS हो गया, PF and ESIC हो गया या दूसरे कोई भी एक्ट हो, उनके वीडियोस भी हम जल्दी लेकर आने वाले हैं फ्यूचर में। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक जगह पर एक्सेल शीट में इस तरीके से नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद आपको इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लेना है। इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लो तो लॉगिन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लो। पैन कार्ड और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान देना होता है। अब वो कौन से पॉइंट है जानने के लिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। जब डैशबोर्ड पर आ जाते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको AIS का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करके आपको आपके इनकम का डिटेल, चाहे वो सैलरी का हो या शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, अदर सोर्स का हो या ऑनलाइन गेमिंग से हो या दूसरा कोई भी इनकम जो आपके केस में है, आपको चेक कर लेना है कि AIS में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक चीज का ध्यान देना है, एक ही पर्सन को ये सारा इनकम हो, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो डेमो बनाने के पर्पज से हम अलग अलग अकाउंट यूज कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपको इसी वीडियो में अलग अलग नाम दिखाई दे जाए, अलग अलग अमाउंट दिखाई दे जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वो सब देखना ही नहीं है, क्योंकि डेटा तो आपका खुद का होगा। आपको क्या देखना है, प्रोसेस किस तरीके से ITR हम भर रहे हैं वो आपको देखना है, स्टेप्स क्या लेते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो AIS आप जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर आपके पास जो इनकम डिटेल है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। AIS एक बार चेक कर लो तो उसके बाद आपको 26AS चेक करना है। 26AS के लिए आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और उसके बाद यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करना है। 26AS में जाकर आपको चेक करना है कि आपके TDS का पूरा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनकेस अगर आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो 26AS में नहीं चेक करना है, तब आपको AIS में ही चेक करना है। AIS 26AS के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अगर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तब आपको ऊपर यहाँ आपका नाम दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर माय प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर माय बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। हमारे केस में आप देख सकते हो बहुत सारे बैंक अकाउंट लिंक हैं और लिंक होने के साथ साथ ये प्री वैलिडेटेड भी हैं, ठीक है। तो आपके केस में भी बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए। कम से कम एक बैंक अकाउंट तो आपका वैलिडेटेड होना ही चाहिए। और रिफंड है तब तो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही रिफंड आता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर नहीं लिंक है तो कैसे किया जा सकता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा।
अब बैंक अकाउंट चेक कर लिया आपने, तो उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर अपडेट का बटन है। आपको ये चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही तरीके से लिंक है। जो एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होगा वही लिंक होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको सही किया जा सके। बट अगर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अप टू डेट नहीं होगा तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे और फ्यूचर में फिर नोटिस आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख लेना है। सब कुछ अगर सही है, अप टू डेट है, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आगे बढ़ना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको होम पेज पर ही देखिए यहाँ पर फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर एसएससी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। आईटीआर 2 हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे प्रोसीड विथ आईटीआर 2 का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीज़न हमें देना होता है कि क्यों हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हमारे केस में पहला वाला रीज़न एप्लीकेबल है। आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी रीज़न आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसके सामने के चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारे केस में सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है। शेड्यूल 112A ये भी सिलेक्ट कर लेना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। शेड्यूल VDA है, अदर सोर्स है, शेड्यूल SI है। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम का भी शेड्यूल है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप देख लीजिएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा शेड्यूल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उनको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल आगे आपको शेड्यूल समरी में भी दिखाई दे जाते हैं, तो हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ गया है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डिटेल आपका प्रीफिल्ड आएगा। अब भले प्रीफिल्ड डेटा आता है लेकिन उसको वेरीफाई हमें जरूर करना है, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी शेड्यूल हमने सिलेक्ट किया हुआ था सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मान लो कोई ऐसा शेड्यूल है जो कि आपको चाहिए था लेकिन आप ऐड करना भूल गए, या कोई ऐसा शेड्यूल है जो आपको नहीं चाहिए था लेकिन ऐड हो गया है, तो ऐड करने के लिए या हटाने के लिए नीचे यहाँ पर देखिए ऐड मोर शेड्यूल का आपको बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। हमारे केस में 2 शेड्यूल ऐसे ऐड हो गए हैं जो हमें नहीं चाहिए थे, तो हम उनको जाकर अनचेक कर देंगे। आपको कोई ऐड करना होगा तो वो शेड्यूल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ऐड या डिलीट कर दो तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। फिर स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर शेड्यूल समरी आपका आ जाता है। अब इन शेड्यूल को हम 1 बाय 1 भरेंगे। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन का आपको रो दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला रो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका बेसिक डिटेल दिखाई दे जाएगा। मैं नहीं क्लिक कर रहा हूं क्योंकि क्लिक कर दूंगा सारा इन्फॉर्मेशन ब्लर करना पड़ता है। वैसे भी यहाँ पर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईटीआर भरने से पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लेना है। वही डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। नीचे आएंगे, फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमें ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्शन के तहत आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो हम सेक्शन 139(1) का आईटीआर फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिज में आप चुनना चाहते हो या ओल्ड टैक्स रिज में। न्यू टैक्स रिज में के लिए आपको नो सेलेक्ट करना है और ओल्ड के लिए आपको यस पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल होगा, जहां पर आपका टैक्स कम लग रहा है या टैक्स बच रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चाहे जो भी क्लिक करो, दोनों को मैं इस वीडियो में कवर करते जाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी रेसिडेंट सेलेक्टेड है। अब रेसिडेंट क्यों है उसका रीज़न भी हमें यहाँ पर देना है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पहला वाला रीज़न ही आएगा कि 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं। अगर आप ज़्यादा फॉरेन में रहते हो तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा।
हम मान के चलते हैं कि हमारा जो असेसी है वो इंडिया में ही रहता है। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो सब पर नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, मान लो कुछ आपके लिए एप्लीकेबल है तो यस भी क्लिक कर सकते हो। अब सारे चेकबॉक्स हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया हुआ है। आखिरी में आएंगे बैंक डिटेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैलिडेटेड बैंक अकाउंट दिखाई दे जाता है। जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना है कम से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होना चाहिए और वैलिडेटेड भी होना चाहिए। तो इस तरीके से सारा डिटेल जब आप भर दो तो उसके बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। आप देख सकते हो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल सैलरी है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे शेड्यूल हैं उनको हम पहले कर लेते हैं। जैसे कि नीचे आएंगे, देखिए शेड्यूल अदर सोर्स है, इसको पहले कर लेते हैं। अब इस तरीके से शेड्यूल अदर सोर्सेज का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर पहले रो में ही देखिए यहाँ पर प्रीफिल्ड अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह का इनकम हमें दिखाई दे रहा है। आप चेक कर लो कि सही है या नहीं। अगर रॉन्ग होगा, कुछ डिटेल मिसिंग है, अमाउंट कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में आपका ज़्यादा है, तो एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पूरा बाइफर्केशन आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे हमारे केस में डिविडेंड है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स रिफंड मिला हुआ था उसका इंटरेस्ट है, तो सारा कुछ हमारे केस में सही है। आप भी चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है जिसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट लगता है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और उसका एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एंट्री वगैरह कर दो या मॉडिफाई कर दो डिटेल, तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही फिर से मेन पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर जो सेकेंड रो है, कोई ऐसा इनकम जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा उसको आपको सेकेंड रो में दिखाना है। अब स्पेशल रेट वाले अदर सोर्स के इनकम कौन से होते हैं, जैसे कि लॉटरी से आपको इनकम है, हॉर्स रेस से इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग से है, लूडो खेल रहे हैं वहां से इनकम आ गया, ड्रीम 11 से इनकम आ गया है, तो उन सबको आप सेकेंड रो में दिखा सकते हो। हमने अपने एक्सेल शीट में डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर ड्रीम 11 का कुछ इनकम रखा हुआ है ताकि आईटीआर में कैसे भरा जा सकता है वो दिखा सकें। वैसे तो मेरी सलाह होगी इस तरीके के एक्टिविटीज से बचें, बट इनकेस अगर इस तरीके का एक्टिविटी आपने किया हुआ था, आपको इनकम हो गया है, तो सेकेंड वाले रो पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पर इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि लॉटरी वगैरह, क्रॉसवर्ड, पजल रेस, कार्ड गेम, इन सब से अगर आपको पैसा आ रहा है तो A1 में आपको इंटर करना है, और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से आ रहा है जिसके ऊपर आपका TDS भी डिडक्ट हुआ होगा 30%, तो A2 में आपको इंटर करना है। डिटेल इंटर करने के लिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे केस में ड्रीम 11 है तो सेकंड वाले रो में हम इंटर कर देंगे। अब जब हमने ड्रीम 11 का अमाउंट इंटर किया तो ये बोल रहा है कि क्वार्टरली ब्रेकअप भी हमें देना पड़ेगा। तो डिटेल जब आप इंटर कर दो तो फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री हो गया है। उसके बाद नीचे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, रेस हॉर्सेज मेंटेन या ओन करते हैं तो उनकी एक्टिविटी से जो इनकम होता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। आखिरी में आओगे, ये रो नंबर 10 है। यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड था और जो अदर सोर्स का दूसरा स्पेशल रेट वाला इनकम था जो कि ड्रीम 11 वाला, उनका क्वार्टरली ब्रेकअप हमें देना होता है। तो ये 10 नंबर के रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीरियड दिया गया है, जो भी डेट ऊपर दिए गए हैं उस बीच में आपको डिविडेंड इनकम कितना आया हुआ है या लॉटरी इनकम कितना आया हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग से कितना इनकम आया हुआ है, वो आपको इन बॉक्सेज में मेंशन करना है ऊपर जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड में। ठीक है, डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, मान लो डिविडेंड का डिटेल इंटर करना है तो आपको स्टेटमेंट मिला होगा आपके ब्रोकर से, या आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा जिसमें डिविडेंड आपका आता है वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का डिटेल भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर गेमिंग करते हो वहां से मिल जाएगा, या बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाएगा। तो जो पीरियड एप्लीकेबल होगा उसमें आप अमाउंट मेंशन कर दो। तो इस तरीके से पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। जो हमारा अदर सोर्स का शेड्यूल था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम का पेज आ जाता है। जो भी एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में होगा उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में एग्रीकल्चरल इनकम है और इसका डिटेल इंटर करने के लिए सेकेंड रो पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर जो ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट हमें मिला हुआ है वो अमाउंट इंटर करेंगे। ये सब आपको कैलकुलेट करके पहले से ही रखना है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर जो होगा, और उसके बाद अगर पिछले असेसमेंट ईयर का कुछ अनएब्सॉर्ब्ड एग्रीकल्चर लॉस, मतलब कोई लॉस था जो आपने यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इस साल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो अब इतना हमें गेन हो रहा है। वैसे तो ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो अमाउंट है उसका इस्तेमाल आपका स्लैब रेट डिसाइड करने में होता है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में टैक्स लग ही जाता है। अब एग्रीकल्चर इनकम भी हमारा हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, दूसरा भी कुछ अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 3 नंबर वाला रो है अदर एग्जेम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करो, ऐड अनदर पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एग्जेम्प्ट इनकम वाले। अगर गिफ्ट वगैरह आपको मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है, रिलेटिव से मिला हुआ है, घर में किसी से मिला हुआ है, तो उसको आपको यहाँ पर ही दिखाना है। एनी अदर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर लिख दो कि गिफ्ट किससे मिला हुआ है, अमाउंट इंटर कर दो, ठीक है। और उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है जो भी एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर सकते हो। जैसे कि आपको देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी का मिला हुआ है या प्रोविडेंट फंड का मिला हुआ है, तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में दूसरा कुछ भी नहीं है, बैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम हमने दिखा दिया हुआ है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। हमारा शेड्यूल EI भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पर शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। हमने देखिए यहाँ पर कुछ डेमो के लिए बनाया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी बनाया हुआ है, और रेंट पर अगर दिया हुआ है तो उसके लिए भी बनाया हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको समझना है। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो भले आपने ओल्ड टैक्स रिज में चुना हुआ है या न्यू, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। सारा बेनिफिट आपको मिलेगा ओल्ड में भी और न्यू में भी। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा कि ओल्ड में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो। बट अगर न्यू टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तब सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो होम लोन का इंटरेस्ट होगा उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखिएगा। अब डिटेल कैसे भरना है जल्दी से वो भी बता देता हूँ। पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लिखा गया है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस मैंने यहाँ पर डेमो के लिए इंटर किया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस जब आप इंटर कर दो तो नीचे आ जाओ। यहाँ पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का ड्रॉप डाउन है। मान लेते कि हम खुद ही हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर 2-3 और ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं खुद है। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को ओन्ड है, तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यस या नो का ऑप्शन आता है। यस पर क्लिक कर सकते हो अगर को ओन्ड है। कुछ लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर लेते हैं, कुछ लोग भाई भाई लेते हैं, तो उस तरीके का अगर कुछ सीन है तो यस पर क्लिक करना है। अगर को ओन्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। मान लेते हैं कि हमारे केस में नहीं है। अगर यस पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरा जो को ओनर है उसका भी डिटेल इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे केस में सिंगल ओनर है तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। सबसे पहले लेट आउट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब हमने अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है। जब लेट आउट पर क्लिक करोगे तो टेनेंट का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। टेनेंट का डिटेल देने के लिए देखिए नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले नाम डाल दो। पैन नंबर आप डाल सकते हो इफ़ अवेलेबल, आधार नंबर भी डाल सकते हो इफ़ अवेलेबल। और इन केस अगर जो टेनेंट है वो रेंट देते समय TDS डिडक्ट करता है तो पैन नंबर या टैन नंबर जो भी अवेलेबल होगा आपको इंटर करना ही चाहिए, अदरवाइज क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हम ऐसे ही डेमो के लिए कुछ भी नाम डाल देते हैं, लेकिन आपको सारा डिटेल बिल्कुल सही तरीके से डालना है। टेनेंट का डिटेल हमने डाल दिया हुआ है। उसके बाद अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर इनकम का डिटेल हमें डालना है, कितना ग्रॉस रेंट हमें रिसीव होता है। हमने डेमो के लिए यहाँ पर बना कर रखा हुआ है शीट लेट आउट के लिए, तो 1,40,000 हम दिखा देते हैं। आपका जो होगा आप इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज। अब यहाँ पर वो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो जो रियलाइज ही नहीं होगा, मतलब अब आपको मिलना ही नहीं है। हमारे केस में मान लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी को हमने जो टैक्स पे किया हुआ है उसका अमाउंट हमें इंटर करना है, जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी हम बोलते हैं। अब डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। जो भी हमारा रेंटल इनकम था उसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह था वो माइनस हो गया है।
अब ये जो अमाउंट बचा हुआ है इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें डायरेक्टली मिल जाता है। तो जो फाइनल अमाउंट होता है हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से आप डिटेल भर सकते हो। इनकेस जो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया हुआ है उस पर होम लोन नहीं है तो इस तरीके से आप भर सकते हो। बट इनकेस अगर उस प्रॉपर्टी पर होम लोन है, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो यहाँ पर एक और रो आपको दिखाई दे जाएगा, सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से होम लोन का डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। लोन आपने कहां से लिया हुआ है, जहां से लिया है उस बैंक या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको मेंशन करना है। फिर लोन का अकाउंट नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। किस डेट को सैंक्शन हुआ है लोन। पहले ये सब डिटेल आपको नहीं देना पड़ता था, सिर्फ अमाउंट आपको इंटर करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट आपसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेगा लोन से रिलेटेड भी। डेट ऑफ सैंक्शन जब आप मेंशन कर दो तो उसके बाद कितने अमाउंट का आपने लोन लिया हुआ था। ऐसे ही सारा डिटेल हम डेमो वाला डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल सही डिटेल इंटर करना है। तो टोटल इतना लोन हमने लिया हुआ था, अब आउटस्टैंडिंग कितना है। जैसे हम असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR भर रहे हैं तो 31 मार्च 2025 तक कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने डाल दिया, उसके बाद कितना इंटरेस्ट हमने पूरे साल भर में दिया हुआ है। ध्यान देना, इंटरेस्ट के अमाउंट का यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो जितना भी आपका इंटरेस्ट हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखिए 2 लाख का लिमिट है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे केस में तो 90,000 था तो उसको हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है और बैलेंस अमाउंट जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम, लेट आउट प्रॉपर्टी का इस तरीके से ही इनकम डिटेल भरना है। लेट आउट के बाद एक और ऑप्शन आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड का। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट करोगे तो आपको देखना है कि आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है या न्यू टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है, तब तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं भरना है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है होम लोन के इंटरेस्ट का। बट अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो सेक्शन 24B के रो पर क्लिक करके होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। अभी लेट आउट में जिस तरीके से हमने भरा हुआ था सारा डिटेल उसी तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है कि इंटरेस्ट का मैक्सिमम अमाउंट आप 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो। तो लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है, जो भी एप्लीकेबल होगा डिटेल आप भर दो। अब सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते फिर से मेन पेज पर आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के रो पर क्लिक करोगे तो सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो अभी आपने भरा हुआ था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके उसका डिटेल भी आप भर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं एक ही था। डिटेल भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल VDA है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट्स, क्रिप्टो वगैरह से रिलेटेड अगर आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। हमने देखिए डेमो के लिए कुछ बनाकर रखा हुआ है। मान लो हमारा ये ट्रांजैक्शन है, इसको कैसे दिखाना है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले किस तारीख को हमने वो डिजिटल असेट्स एक्वायर किया हुआ था वो बताना है, और उसके बाद किस तारीख को हमने ट्रांसफर किया हुआ है, मतलब सेल किया हुआ है। तो इस तरीके से डेट आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन आ गया है। कितने में हमने खरीदा हुआ था वो अमाउंट इंटर करना है। मान लो हमने 45,000 में खरीदा, उसके बाद कितने में हमने सेल किया हुआ था, सेल किया हमने 50,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम हमें 5,000 का हुआ है और यहाँ पर वो दिखाई दे गया है। वैसे तो हमें एक्सपेंसेस भी हुआ था 5,000 का, तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट 0 है, लेकिन एक्सपेंसेस हम क्लेम नहीं कर सकते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स के केस में। तो अब हमें 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स देना ही देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। डिटेल भर दो, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब दूसरा ट्रांजैक्शन भी हमने किया हुआ है तो उसके लिए ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और फिर से पहले डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर हम मेंशन कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करेंगे जो कि 2.5 लाख का है, और कंसिडरेशन रिसीव्ड जो कि 2 लाख का है।
तो इस केस में देखिए हमें 50,000 का लॉस हुआ है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से अब ये लॉस माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हमें दिखाई दे रहा है। जो भी लॉस होता है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इवन जो दूसरा क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। डिटेल इंटर कर दो तो सेव का बटन है, क्लिक कर दो। देखिए हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेमो के लिए बनाया हुआ है कि प्रॉफिट अगर होता है तो कैसे आता है, लॉस होता है तो कैसे आता है, कुछ नहीं होता तो कैसे आता है, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब जो एक और ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि है एड अनदर पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर भी डालेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर डाल दिया है, यहाँ पर कैपिटल गेन आ गया है। एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर कोई भी पीरियड हो, आपने देखा होगा 6 महीने हो या 2-3 साल हो, यहाँ पर कैपिटल गेन सिंपल आता है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम उसी तरीके से टैक्स रेट लगेगा, भले आपने 2 साल बाद सेल किया हो या 2 महीने बाद। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट इंटर कर देंगे और उसके बाद सेल। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें 60,000 हो रहा है। डिटेल इंटर करके नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो 3 एंट्री हमने किया, तीनों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 65,000 का हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें प्रॉफिट 65,000 का नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 7,000 का, लेकिन टैक्स हमें देना पड़ेगा 65,000 पे, क्योंकि पहली बात तो लॉस जो है वो एडजस्ट ही नहीं हुआ, उसके अलावा एक्सपेंसेस हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब दिक्कत है अगर क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप करते हो तो। ठीक है, तो कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगर आपके पास बहुत सारे एंट्रीज हैं तो मैनुअल आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं है कि CSV फाइल वगैरह आप अपलोड कर दो, जैसे कि कैपिटल गेन में मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता। तो इस तरीके से डिटेल भर दो। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। शेड्यूल वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो ऐसे शेड्यूल थे जहां पर ज्यादा टाइम या ज्यादा डिस्कशन नहीं करना था, उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। अब जल्दी से ऊपर जाएंगे और शेड्यूल सैलरी है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते शेड्यूल सैलरी का पेज आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा प्रीफिल्ड आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो भी आप मैनुअल इंटर कर सकते हो। आया होगा या नहीं आया होगा, ऊपर ग्रॉस सैलरी का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का डिटेल आ जाता है और उसके अलावा यहाँ पर 10 नंबर, एड्रेस सब कुछ आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैलरी का डिटेल भी आ जाता है। सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) जो भी डिटेल आपके कंपनी ने दिया होगा सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देख लेना है सारा डिटेल बिल्कुल सही है या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। हो सकता है कि डिटेल प्रीफिल्ड आए, ना प्रीफिल्ड आए, तो आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। सबसे ऊपर एम्प्लॉयर का डिटेल इंटर करना होता है। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो 10 ऑफ एम्प्लॉयर आप कंपलसरी इंटर करिएगा। उसके अलावा नेचर ऑफ एम्प्लॉयर बहुत बार मिसिंग होता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नेचर क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, पेंशनर है, प्राइवेट सेक्टर होगा तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में है। उसके बाद एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिएगा, फिर नीचे आना है। नीचे आओगे तो सैलरी का डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया होता है। सबसे पहले देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है और यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी का ड्रॉप डाउन है, जिसमें बेसिक सैलरी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड था और अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया गया है। अब ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, बेसिक सैलरी का अमाउंट नहीं है। हमारे फॉर्म 16 में आप देख सकते हो सेक्शन 17(1) का टोटल अमाउंट सेम है, लेकिन जब ब्रेकअप में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक सैलरी का जो अमाउंट है वो अलग है। उसके अलावा सैलरी का ही अलग अलग नेचर यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है उसको हम ITR में इंटर कर देते हैं। अब कुछ ऐसे भी असेसी होते हैं जिनके फॉर्म नंबर 16 में ब्रेकअप नहीं दिया गया होता है, सिर्फ सेक्शन 17(1) दिया गया होता है और उसका सैलरी का अमाउंट। तो अगर न्यू टैक्स रिज में है तब इस तरीके से ही आप डिटेल इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओल्ड टैक्स सिस्टम है और आपने अगर सेक्शन 10 के तहत अलावेंस का एग्जेम्पशन लिया हुआ है तब ब्रेकअप आपको डालना ही पड़ेगा। अब हमारे केस में तो ब्रेकअप अवेलेबल है, तो जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी का अमाउंट इंटर करेंगे। ये सारा डिटेल आपको कंपनी से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद DNS अलावेंस है, तो हमने ऐड अनदर पर क्लिक किया तो रो ऐड हो गया। अब यहाँ पर DNS अलावेंस सेलेक्ट करेंगे, उसका अमाउंट इंटर करेंगे। ध्यान देना हम यहाँ पर जो भी अमाउंट इंटर कर रहे हैं डेमो है। ठीक है, आपको स्टेप्स पर फोकस करना है, अमाउंट पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो रो फिर से ऐड हो जाएगा। फॉर्म नंबर 16 में जो ब्रेकअप दिया हुआ है 1 बाय 1 हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं।
तो सारा डिटेल देखिए हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है, ब्रेकअप भी इंटर कर दिया हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो तो इस तरीके से ही करना है। इस तरीके से बाइफरकेशन हमने कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है और मैच भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर परक्यूसिट अंडर सेक्शन 17(2) का ऑप्शन मिल जाता है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल आ गया है। आपके केस में नहीं आया होगा तो मैनुअल इंटर कर सकते हो। मैनुअल इंटर करने के लिए आपको ऐड का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक करोगे तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में ऑटोमेटिकली आ गए हैं और ये मैच भी हो रहे हैं, ठीक है। इन केस आपके फॉर्म नंबर 16 में 17(2) नहीं है तो आपको भी यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं करना है। उसके बाद सेक्शन 17(3) का एंट्री भी हमारे केस में है, वो भी आ गया है। आपके केस में होगा, नहीं आया तो मैनुअल एंट्री कर सकते हो। अगर आपके केस में है ही नहीं फॉर्म नंबर 16 में तो इग्नोर कर दो इसको भी। और फाइनली आखिरी में यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है। डिटेल भर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है, ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ये वाला रो है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स में हमने चुना हुआ है, तो हाउस रेंट अलावेंस वगैरह जो भी अलावेंस हमें मिले हैं उनका बेनिफिट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट इन केस आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो जो चेक बॉक्स दिया गया उसको सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो नीचे ऐड अनादर का बटन है, उस पर क्लिक करके भी आप एग्जेम्पशन का डिटेल इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जब नीचे आओगे तो आपको ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। अब इसमें हाउस रेंट अलावेंस का ऑप्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो दिखाई दे जाएगा। सेलेक्ट करके अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब अलावेंस वाले सेक्शन में कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आगे चलकर एरर ना आए। जो भी अमाउंट आपका टोटल आएगा एग्जेम्पशन का यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और वो माइनस हो जाएगा आपके टोटल सैलरी वाले इनकम से। नया टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ था तो यहाँ पर डिडक्शन हमें मिल गया हुआ है 75,000 का। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनोगे तो 50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ओल्ड में आपको प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट इंटर करने का बॉक्स ओपन दिखाई देगा, न्यू में डिसेबल है। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस भी आप ओल्ड में इंटर कर सकते हो। तो न्यू और ओल्ड में क्या क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है। सारा डिटेल जब आप इंटर कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही शेड्यूल समरी के पेज पर फिर से आ जाते हैं। ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैलरी वाला हमारा रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, डिडक्शन का रो दिखाई देगा, जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ करने को है नहीं। शेड्यूल 6A हमें दिखाई दे रहा है। शेड्यूल 80D और 80C भी होगा, वो हमारे केस में डिसेबल है क्योंकि हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ है, लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो वो शायद से इनेबल आपको दिखाई दे जाएगा। पहले आपको मैं यहाँ शेड्यूल 6A में लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट बी है, पार्ट C, CA एंड D है। पार्ट बी में आपको बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हमारे केस में हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो एडिट डिसेबल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे केस में एप्लीकेबल होगा, ये वाला 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉई हैं तब आपके लिए ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल हो सकता है। हमारे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके केस में होगा तो यहाँ पर डिटेल आप इंटर कर सकते हो एडिट पर क्लिक करके। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। मान लो आपने अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तब तो पार्ट बी में आपको लगभग सभी ऑप्शन मिल जाएंगे इस्तेमाल करने के लिए। एक दूसरे वीडियो का क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको देने पड़ सकते हैं। ये ITR 1 से हमने क्लिप लिया हुआ है, यहाँ पर ओल्ड टैक्स सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डिडक्शन में जो डिटेल इंटर करना होता है वो सेम टू सेम इस तरीके से ही ITR 2 में आपको इंटर करना है। हमारे केस में 80C अवेलेबल है, उसके अलावा 80CCD1 भी है, CCD2 है और 80D भी है, ठीक है, और 80 TTA है। तो ये सारा डिडक्शन हम यहाँ ITR में भरने वाले हैं। सबसे पहले LIC प्रीमियम का अमाउंट इंटर करेंगे। उसके लिए देखिए 80C हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। अब इस पेज पर भी आप अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हो। कोई भी अमाउंट इंटर करने के लिए नीचे देखिए ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अमाउंट हमें इंटर करना है। हमारे केस में कितना अमाउंट है 125, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर एक एडिशनल फीचर आ गया है, जो भी अमाउंट हमने LIC से रिलेटेड इंटर किया हुआ है उसका पॉलिसी नंबर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। मान लो आपने LIC का नहीं कोई FD वगैरह का अमाउंट इंटर किया हुआ है
या पीएफ का जो आपका डिडक्शन होता है उसका अमाउंट इंटर किया हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अब पॉलिसी नंबर हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। ऐसे कुछ हमने डेमो के लिए डाल दिया हुआ है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। LIC का डिटेल यहाँ पर सेव हो गया है। अब मान लो ATC का दूसरा भी कोई डिडक्शन है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो और उसका डिटेल आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में सिर्फ LIC है तो हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो ATC यहाँ पर आ गया है। नीचे आएंगे ATCCC है, ATCCD1 है, ATCCD1B है, ये भी हमारे केस में एप्लीकेबल है तो एडिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इंटर करना है। हमने यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी इंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही अकाउंट नंबर इंटर करना है। ठीक है, डिटेल इंटर कर दो, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा एडिट पर क्लिक करके सब कुछ डिटेल आप भर दो। ठीक है, अब नीचे आएंगे CCD2 है, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। एडिट पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे। यहाँ पर एडिशनल कुछ डिटेल इंटर नहीं करना है, सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पर ATD भी है, एडिट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ATD का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। अगर आप ATD का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तब आपको जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारे केस में हम क्लेम करना चाहते हैं और हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जब नो पर क्लिक करेंगे तो देखिए पिछले सालों में क्या होता था, यहाँ पर अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं आया क्योंकि इस बार और एक्स्ट्रा डिटेल हमें फीड करना होगा। और वो डिटेल फीड करने के लिए यहाँ नीचे देखिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम इंटर करना है, फिर पॉलिसी नंबर और फिर अमाउंट इंटर करना है। और सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते फिर से ATD का पेज आ जाता है और आप देख सकते हो जो भी डिटेल आपने भरा हुआ था रो ऐड हो गया है। यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। 5000 तक का आप लिमिट यहाँ पर यूज कर सकते हो। ध्यान देना है जो टोटल अमाउंट होता है नॉन सीनियर सिटीजन वाले केस में वो 25,000 का होता है ATD में। सीनियर सिटीजन है तो 50,000। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। हम पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। और उसके बाद आपको डिटेल भर देना है। अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। हमारे केस में नहीं है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल डिडक्शन के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, ATD भी हमारा कंप्लीट हो गया है और नीचे आएंगे यहाँ पर सेक्शन 80 TTA है। जो अभी इंटरेस्ट हमने सेविंग बैंक का दिखाया हुआ था उसका बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा इस सेक्शन के तहत। यहाँ पर अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, जितना अदर सोर्स में हमने दिखाया हुआ था उतना यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अमाउंट मेंशन करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दो। अब हमने डिडक्शन का सारा डिटेल इंटर कर दिया जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था। आप भी चेकआउट कर लीजिएगा, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में, लेकिन दिक्कत यही है कि अब आपको बहुत सारे डिटेल इंटर करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, गलत इंफॉर्मेशन आपको गलती से भी नहीं इंटर करना है, अदरवाइज आपका ITR फंस जाएगा। ऑलरेडी ओल्ड टैक्स सिस्टम आप चुनोगे तो आपका ITR प्रोसेस स्लो होगा और ऊपर से अगर कुछ मिसमैच या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप डाल देते हो तब तो और स्लो हो जाएगा या रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही डिटेल आपको इंटर करना है। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन को किस तरीके से आप ITR 2 में इंटर कर सकते हो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। हमारे केस में तो न्यू टैक्स सिस्टम है तो यहाँ पर डिडक्शन का बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर शेड्यूल 6A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर ATC ATD वगैरह आपने भरा होगा तो वो भी कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए टैक्स पेड का रो है। जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है, इनकम टैक्स आपने पे किया हुआ है, इस रो में आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से टैक्स पेड का पेज आ जाता है। अगर सैलरी पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो उसको चेक करने के लिए पहले रो पर आपको क्लिक करना है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड है
उस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए सेकंड रो पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 26 AS आपको चेक कर लेना है, वहां पर अगर TDS अपडेट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लो इनकेस यहाँ पर अगर नहीं आया तो मैनुअल भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन 26 AS में दिखाई देना बेहद जरूरी है। उसके बाद नीचे आएंगे, मान लो कि एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको इस रो में दिखाई दे जाएगा। अगर आपने पे किया हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको BSR कोड इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट इंटर करना है, सीरियल नंबर ऑफ चालान इंटर करना है और अमाउंट इंटर करना है। तो इस तरीके से TDS का डिटेल और जो भी इनकम टैक्स पेमेंट होता है उसका डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हो या मैनुअल उसको इंटर भी कर सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल चेक कर लो या मॉडिफाई कर लो। तो उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो छोटे छोटे शेड्यूल थे उनको हमने भर दिया हुआ है। अब कैपिटल गेन किस तरीके से ITR 2 में दिखाना है हम वो देखेंगे। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का रो दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला रो ही है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम लैंड या प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं उस पर कैपिटल गेन जो होता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट टर्म को कवर करने वाले हैं। जो भी आपने प्रॉपर्टी बेचा हुआ है, लैंड या बिल्डिंग, उसका डेट ऑफ परचेस सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर कब होता है? जब आपने प्रॉपर्टी परचेस किया और 24 महीने के अंदर ही उसको सेल भी कर दिया है, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। डेट ऑफ परचेस हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर डेट ऑफ सेल या ट्रांसफर इंटर करना है। तो डेट हमने ऐसे डेमो के लिए सिलेक्ट कर लिया हुआ है। हमने डेमो के लिए यहाँ पर अमाउंट नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में हमने बेचा हुआ है, वो अमाउंट हमें इंटर करना है। अब एग्रीमेंट में जो वैल्यू होता है वो हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे हमें स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी का भी वैल्यू इंटर करना होता है। ये जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, मिनिमम उतने अमाउंट के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी देना ही पड़ता है। हमने मान लिया कि 14,50,000 था। नॉर्मली जो एग्रीमेंट वैल्यू होता है उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एग्रीमेंट वैल्यू कम दिखाया जाता है ताकि स्टैंप ड्यूटी कम भरा जा सके। तो ऐसे केसेस में जो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू होता है वो भी कंसीडर किया जा सकता है। अब इन दोनों में 10% तक का वेरिएशन अलाउड है। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया है। नीचे आएंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है, कितने में आपने खरीदा हुआ था। डेमो अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है और एक्सपेंसेस क्या हुआ है वो भी हम इंटर कर देंगे। ये एक्सपेंसेस रिलेटेड है ट्रांसफर से। जब हम सेल करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस अगर हुआ होता है तो उसको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप इंटर कर सकते हो। मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 12 लाख में, फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किया हुआ है, वहां पर आपने कुछ बना दिया हुआ है, तो जो भी खर्चा आपने किया होगा वो अमाउंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि नहीं है तो इसको 0 रहने देंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। तो नीचे अब टोटल डिडक्शन का अमाउंट आ जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से डिडक्शन माइनस हो गया तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा नीचे एक बॉक्स है सेक्शन 54B का डिडक्शन, अगर अवेलेबल है तो आप अमाउंट इंटर कर सकते हो, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ दो। हमारे केस में नहीं अवेलेबल है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। डिटेल जब आप पूरा इंटर कर दो तो नीचे आपको आना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी और बायर से रिलेटेड डिटेल भी आपको इंटर करना होता है। ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर बायर का नाम आपको इंटर करना होगा। हम डेमो के लिए यहाँ पर कुछ भी इंटर करें लेकिन आपको बिल्कुल सही इंटर करना होगा। उसके अलावा पैन नंबर है तो वो भी इंटर कर दो। अगर TDS आपका डिडक्ट हुआ है तब तो पैन नंबर जरूर इंटर करिएगा। आधार नंबर है तो वो भी इंटर कर दो। परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर एक से ज़्यादा बायर हैं तो डिवाइड वगैरह जो भी आपको करना होगा कर दीजिएगा। अगर एक ही है तो 100% आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद किस अमाउंट में आपने सेल किया हुआ है वो भी आप इंटर कर दो। उसके बाद प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर इंटर कर दो।
फिर कंट्री कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद पिन कोड इंटर कर दो। तो यहाँ पर डेमो के लिए हमने डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। आप बिल्कुल सही डिटेल इंटर करिएगा जिस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ था, ठीक है। सारा बायर का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अगर आपके केस में एक से ज्यादा बायर हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करके दूसरे वाले का डिटेल भी आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि एक ही बायर था, ठीक है। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, सेल, परचेस, बायर का डिटेल, ठीक है। कैपिटल गेन भी हमें आ गया था। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया मेन पेज पर आ गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अब हमें यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है। ये प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें हुआ है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो हमें सब दिखाई दे जाता है। पहले वाले रो पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल हमने इंटर किया हुआ था सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से आप डिटेल इंटर कर सकते हो प्रॉपर्टी पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे इंटर करना है प्रॉपर्टी पर वो भी मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ नीचे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन ही है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको डिटेल भरना है जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भरा था, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डेट ऑफ परचेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर कब होता है? जब प्रॉपर्टी आपने होल्ड किया हुआ है लगभग 24 महीने से ज्यादा। हमने यहाँ पर डेमो डेट इंटर कर दिया हुआ, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेट इंटर करना है, कुछ भी फेक नहीं मारना है, ठीक है। डेट ऑफ परचेस हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब डेट ऑफ सेल हमें यहाँ पर इंटर करना है। अब डेट ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो यहाँ पर एक डेट आता है 23 जुलाई। अगर 23 जुलाई से पहले आपने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है तब आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा। और 23 जुलाई के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनकेस 23 जुलाई से पहले आपने सेल किया हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेट हम मेंशन कर देते हैं। मान लो 22 जुलाई 2024 को, मतलब 23 जुलाई से एक दिन पहले ही हमने सेल किया, ठीक है। अब नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये एग्रीमेंट वैल्यू या सेल वैल्यू हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी है उनका जो मिनिमम वैल्यू होता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी मिनिमम आपको देना ही पड़ता है, वो अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नॉर्मली जो एग्रीमेंट वैल्यू होता है उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एग्रीमेंट वैल्यू कम दिखाया जाता है ताकि स्टैम्प ड्यूटी कम भरा जा सके। तो ऐसे केसेस में जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू होता है वो भी कंसीडर किया जा सकता है। अब इन दोनों में 10% तक का वेरिएशन अलाउड है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत 44 लाख होनी चाहिए, बट हमने तो 40 लाख दिखाया हुआ है, मतलब कम दिखाया हुआ है, तो 10% का वेरिएशन अलाउड है। 40 लाख का 10% 4 लाख होता है, तो 44 लाख तक का यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको 45 करोगे तो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट भी चेंज हो गया है, 45 लाख हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एग्रीमेंट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी जगह पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो वैल्यू है उसको लेगा, क्योंकि वेरिएशन 10% से ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डेमो में जो अमाउंट है उसको इंटर कर देते हैं, और यही फंडा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी था, ठीक है। अब सेल वैल्यू हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 32 लाख है। इंडेक्सेशन हमें यहाँ पर नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 32 लाख हमने मेंशन किया, तो अब आप देख सकते हो इंडेक्सेशन के साथ अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ये क्यों ऐड हुआ है और इसका क्या यूज है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर कर दिया। अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मान लो कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा और बाद में कुछ उसमें एड ऑन वगैरह किया हुआ है, तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसका डिटेल भी आप इंटर कर सकते हो। क्या डिटेल इंटर करना होता है? कितना खर्चा आपने किया हुआ है। मान लो ऐसे मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपया। अब कौन से साल में इम्प्रूवमेंट किया गया, हमने 2020 में तो लिया ही था प्रॉपर्टी, तो 21-22 डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए जो भी अमाउंट हमने डाला हुआ है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का विदाउट इंडेक्सेशन,
इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया है। हमारे केस में नहीं है तो हम डिलीट कर देंगे, बट आपके केस में होगा तो इस तरीके से आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल जो डिडक्शन है उसका अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, मतलब कोई भी गेन नहीं हो रहा है, तो हमें अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, आपको सिर्फ अमाउंट इंटर करना होता है। अब ये सिचुएशन कब आया, जब हमने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ था 23 जुलाई से पहले, मतलब 22 जुलाई को। अब मान लो 2 दिन के बाद आपने प्रॉपर्टी सेल किया होता, जो कि 24 जुलाई है, तब आपका कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाता। अब आप देख सकते हो जो सेल वैल्यू है वो तो सेम रहता, लेकिन जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 आपको मिलता, इसमें जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह आपको मिल रहा था वो हट जाता। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 32 लाख हमने दिखाया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन मिलाकर ये 40 लाख हो गया था। लेकिन अब प्रॉपर्टी हमने सेल किया 24 जुलाई को, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया। आप देख सकते हो 32 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 50,000 हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ था, टोटल 32,50,000 का अब हमें डिडक्शन मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था, 40 लाख के ऊपर, लेकिन अब जो सेक्शन 48 का डिडक्शन है वो अमाउंट 32,50,000 हो गया है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमें पहले दिखाई दे रहा था और हमारा टैक्स भी बच रहा था, लेकिन अब 7.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है और अच्छा खासा टैक्स भी लगेगा। लेकिन ध्यान देना है, चिंता की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दिया हुआ है। क्या रिलीफ है आगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, डिडक्शन अगर आपके केस में है सेक्शन 54 का तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए ऐड अनदर के बटन पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। अब और नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे जब आओगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखाई दे जाता है। ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस कैलकुलेशन में क्या है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपका इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7.5 लाख का, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 12.5% के हिसाब से 93,000। तो टैक्स का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे वाले रो में आएंगे तो यहाँ पर फिर से टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है और ये जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से किया गया है, जहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और 20% टैक्स लगता है। अब ओल्ड वाला रूल अगर यूज करेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 बनता है। कैसे 0 बनेगा ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि हमारा लॉस आ रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दे दिया हुआ है। जो भी एक्सेस अमाउंट बन रहा है चेंजेस की वजह से, मतलब हमारा टैक्स पहले 0 था, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में उसकी वजह से 23 जुलाई के बाद जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ था उसके ऊपर 93,000 का हमें टैक्स बन रहा था। तो ये जो 93,750 है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये ITR इग्नोर कर देगा, ये टैक्स हमें देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मान लो अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा था 23 जुलाई से पहले, तब वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रूल से रिलेटेड ज़्यादा कुछ काम नहीं है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ डेट इंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, अमाउंट इंटर करना है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब ITR 2 का जो लर्निंग वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि समय भी देखना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, जो भी प्रॉपर्टी हमने सेल किया हुआ है उसका डिटेल भी हमें देना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह, जो बायर है उसका डिटेल भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिया हुआ था। ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो, इस तरीके से पेज आ जाएगा, सारा डिटेल आप भर दो। ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में इसको भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो वही सेम आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। सारा डिटेल जब आप इस पेज पर भर दो, जैसे कि कैपिटल गेन का और उसके बाद बायर का, तो नीचे यहाँ सेव का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मेन पेज पर हम फिर से आ गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने मान लिया था कि प्रॉपर्टी हमने 23 जुलाई से पहले सेल किया हुआ था, तो हमें लॉस हो गया है। लॉस हमने जानबूझकर रखा हुआ है ताकि इसका एडजस्टमेंट वगैरह कैसे होता है वो भी पता चल जाए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हमने देख लिया हुआ है। अब स्टॉक, म्यूचुअल फंड,
या डेप्ट फंड वगैरह हैं तो उनको कैसे दिखाना है ITR में, उसका डेमो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको स्टॉक या म्यूचुअल फंड पे हो रहा है तो उसको कैसे दिखाना है, जल्दी से वो जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड रो है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड अनादर का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन से सेक्शन के तहत आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहे हो, तो 111A फॉर अदर्स ये सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका बाइफर्केशन करना है। 23 जुलाई से पहले जो आपने सेल किया हुआ था या म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ था उसको इन बॉक्सेज में दिखाना है, और 23 जुलाई या उसके बाद जो आपने स्टॉक ट्रांसफर किया हुआ है, म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है, उसका टोटल आपको यहाँ पर दिखाना है। स्टॉक सेल किया हुआ है, म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है, तो उन सब का टोटल आपको बना लेना है। और उन टोटल में से भी 23 जुलाई के पहले आपने कितना सेल किया हुआ है और 23 जुलाई या उसके बाद कितना सेल किया हुआ है वो आप अलग से मेंशन कर लीजिएगा। ध्यान देना है, अलग अलग आपको इंटर नहीं करना होता है ITR में। टोटल सेल वैल्यू होगा, टोटल परचेस वैल्यू होगा, टोटल एक्सपेंसेस होगा। तो हमारे केस में तो हमने करके रखा हुआ है, अब डिटेल हमें सिर्फ इंटर करना है। सबसे पहले सेल वैल्यू मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करना है। ऊपर देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। 23 जुलाई से पहले वाले जो ट्रांजैक्शन हमने किए हुए थे, जो सेल किए हुए, रिडेम्पशन किए हुए थे, उनका टोटल अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें यहाँ पर इंटर करना है, कितने में हमने परचेस किया हुआ था, इसका भी टोटल अमाउंट ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है उन ट्रांसफर का, उन रिडेम्पशन का जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले हुए हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें निकालना है ऐसे ट्रांजैक्शन का जो कि 23 जुलाई या उसके बाद हुए हैं, तो उसका भी हमने टोटल अमाउंट मेंशन करके रखा हुआ है। जल्दी से ये डेटा हम ITR में मेंशन कर देंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद एक्सपेंसेस, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे गया है कि कैपिटल गेन हुआ है या लॉस। तो 23 जुलाई से पहले हमें गेन हुआ है और 23 जुलाई के बाद हमें लॉस हुआ है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए नीचे एडजस्ट हो गया है। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर हुआ है उसका अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डिटेल आप इंटर कर सकते हो। काफी लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर लॉस हुआ है तो एरर आता है आखिरी, मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैसे नहीं आएगा, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी और स्टॉक या म्यूचुअल फंड उसका भी डिटेल ऐड हो गया है, तो यहाँ पर अमाउंट हमें टोटल दिखाई दे रहा है। अब काफी लोग कमेंट करते हैं कि डेप्ट म्यूचुअल फंड है, उसका डिटेल हमें कैसे इंटर करना है शॉर्ट टर्म वाला। तो शॉर्ट टर्म का डेप्ट म्यूचुअल फंड है तो शॉर्ट टर्म में आप जाइए और यहाँ पर आपको 5 नंबर का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देखो एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब ऊपर देखिए यहाँ पर अनकोटेड शेयर का डिटेल इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर, तो यहाँ पर आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो टोटल सेल वैल्यू है वो अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद डिडक्शन में आपको जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करना होगा तो टोटल परचेस वैल्यू आपको इंटर करना है। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि 23 जुलाई के पहले क्या था, 23 जुलाई के बाद क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद एक्सपेंडिचर आपको मेंशन करना है, और जो भी गेन होगा उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, जो आपका स्लैब रेट होता है ना वो लगेगा। तो इस तरीके से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भर दो तो नीचे जाओ, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। तो शॉर्ट टर्म का सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब लॉन्ग टर्म वाले रो पर आते हैं। अगर आपके स्टॉक पर या म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको कैसे दिखाना है। देखिए लॉन्ग टर्म का डिटेल इंटर करना है तो इस पेज पर नहीं होगा, पहले इस पेज को हम सेव कर देते हैं नीचे जाकर कंफर्म पर क्लिक करके। अब रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं और कैपिटल गेन का रो हमारा कंफर्म हो गया है। नीचे देखिए शेड्यूल 112A है, इस वाले रो पर हम क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप दिखा सकते हो अगर स्टॉक पर हुआ है, म्यूचुअल फंड पर हुआ है तो। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, CSV फाइल आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, टेम्पलेट डाउनलोड करके एंट्री कर सकते हो और फिर अपलोड कर सकते हो।
बाकी मैनुअल करना है तो ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने शेयर या यूनिट कब एक्वायर किया था, उसको आपने खरीदा कब था, एक्वायर कब किया था। तो यहाँ पर दो डेट है, 31 जनवरी 2018 से पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद। हम मान लेते कि हमने 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किया हुआ था। अब आपको ये बताना है कि आपने सेल कब किया, 23 जुलाई से पहले या 23 जुलाई या उसके बाद। तो दोनों केस को हम कवर कर लेंगे, तो पहले बिफोर 23 जुलाई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉक्सेस डिसेबल हो गए हैं। नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अब स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, आप चाहो तो टोटल अमाउंट मेंशन कर सकते हो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब टोटल सेल वैल्यू हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। हमारा 23 जुलाई के पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था तो 5 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ध्यान देना जो भी डेटा हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं डेमो डेटा है। आपको अपने डीमेट अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा या ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिला होगा उस हिसाब से डिटेल इंटर करना है। टोटल सेल वैल्यू हमने इंटर कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमें मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक का भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है। ठीक है, डिटेल इस तरीके से आप ऐड कर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है, कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने 31 जनवरी 2018 के बाद अगर परचेस किया हुआ था तब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिटेल इंटर करना होगा। बट मान लो कि अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले परचेस किया हुआ था, एक्वायर किया हुआ था, तब आपको बहुत सारा डिटेल इंटर करना पड़ेगा और सारे स्टॉक या म्यूचुअल फंड का अलग अलग डिटेल इंटर करना पड़ेगा। तो हमारे केस में तो हम मान लेते हैं कि 31 जनवरी 2018 के बाद है। एक चीज का और ध्यान देना है कि अगर आपका स्टॉक परचेस 31 जनवरी के पहले का है तो जबरदस्ती आप आफ्टर में मत डालिएगा कि अरे इतना सारा इन्फॉर्मेशन कौन भरेगा, आफ्टर में डाल देता हूं। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो डिटेल जब आप पूरी तरीके से भर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो रो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो अभी हमने ऐड किया हुआ था, सारा डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब दूसरा भी ट्रांजैक्शन है। मान लो कि कोई ऐसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड हमने रिडीम किया हुआ था जो कि 23 जुलाई या उसके बाद का है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से पूरा डिटेल आपको भरना है। सिर्फ यहाँ पर शेयर ट्रांसफर कब किया हुआ, यहाँ पर आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 आप सेलेक्ट कर सकते हो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में टोटल सेल वैल्यू आप डाल सकते हो, स्टॉक म्यूचुअल फंड सबका मिलाकर जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और 23 जुलाई या उसके बाद ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल आप मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में देखिए हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद एक्सपेंडिचर, सारा डिटेल हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब दूसरा रो भी ऐड हो गया है। और कुछ ऐड करना हो तो ऐड अनदर का बटन है, भरने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, सारा डिटेल जब आप भर दो नीचे आ जाओ, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल 112A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो मेन पेज पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है डिटेल जानने के लिए इस रो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और डिटेल में जानना है तो ये वाले रो पर क्लिक करोगे तो डिटेल आ जाता है। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसी तरीके से जो अभी स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने दिखाया हुआ है उसके लिए आपको आना है नीचे, पॉइंट नंबर 4 का रो है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। अब मान लो सेक्शन 54F का डिडक्शन क्लेम करना है तो एडिट पर क्लिक करके क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कोई डिडक्शन आपके केस में है तो डी वाले रो में आप इंटर कर सकते हो। क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, करंट ईयर का कोई भी कैपिटल लॉस है तो इस वाले रो में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, मतलब आपस में एडजस्ट होते हैं, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस। ठीक है, जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये आप देख सकते हो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको हम साइड में करेंगे
अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई देगा और उसका एडजस्टमेंट भी दिखाई देगा अगर कैपिटल लॉस है तो। जैसे कि प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख का हुआ था, वो एडजस्ट हो गया है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था हमें स्टॉक पर, तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है। एकदम आखिरी में जाओगे तो सारा फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। शॉर्ट टर्म के साथ साथ देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा स्टॉक पर हुआ था उसका एडजस्टमेंट भी हुआ है। प्रॉपर्टी पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, उसका एडजस्टमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको सिर्फ एक बार वेरीफाई कर लेना है। फिलहाल इस रो को हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अब नीचे आएंगे, F वाला रो है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पीरियड वाइज डिटेल इंटर करने का पेज हमें आ जाता है। अब जितने भी कैपिटल गेन हुए हैं, कौन से पीरियड में कितना कैपिटल गेन हुआ है, वो भी हमें मेंशन करना होता है। लेकिन ये डिटेल भरने से पहले आपको शेड्यूल BF-LA भर लेना होगा, क्योंकि वहां पर जो फाइनल अमाउंट आएगा वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। मैच होना चाहिए, मैच नहीं होगा तो एरर आएगा। ठीक है, तो इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। फिलहाल इस पेज पर नीचे जाएंगे और कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। कैपिटल गेन वाला जो रो है अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिटेल हमें और भरना है। लेकिन उसको भरने से पहले हम नीचे आएंगे, शेड्यूल CY-LA है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर अगर करंट ईयर में कोई भी लॉस आपको दूसरे हेड के तहत हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको वेरीफाई करना है, डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर आखिरी में दिखाई दे जाता है। सारा कुछ आप चेक कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। CY-LA कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करेंगे। अब पिछले साल का कोई लॉस वगैरह होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 22-23 का और 24-25 का कुछ लॉस था जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस साल का कोई भी लॉस है जो कि दूसरे किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ है, या पिछले साल का कोई लॉस है जो कि इस साल एडजस्ट नहीं हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है उसका अमाउंट आपको इसी पेज पर आखिरी वाले रो में दिखाई दे जाता है। जरूर आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। जिस हेड का लॉस होगा आखिरी वाले रो में दिखाई दे जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे शो डिटेल्स का रो है, इस पर क्लिक करोगे तो असेसमेंट ईयर वाइज आपको यहाँ पर लॉसेस दिखाई दे जाएंगे जो कि फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो भी दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद डिटेल जब आप चेक कर लो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल CFL भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल BF-LA है, इस पर हमें क्लिक करना है। कोई भी पिछले साल का लॉस था इस साल की इनकम के अगेंस्ट इस पेज पर ही एडजस्ट होता है। अब जैसे कि हमारे केस में थोड़ा सा लॉस था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो कि पिछले साल से आया था, तो वो इस पेज पर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा था उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। यहाँ पर फाइनल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अब इस पेज पर भी सारा डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको खुद से कुछ करना नहीं होता है। शेड्यूल BF-LA में जब भी आप आओगे डिटेल चेक कर लो, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है एडजस्टमेंट के बाद, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट हमें दिखाई देता है उसके बेस पर ही हमें पीरियड वाइज डिटेल इंटर करना होगा शेड्यूल कैपिटल गेन में। वहां पर जो ब्रेकअप हम इंटर करेंगे ये वाले फाइनल अमाउंट से मैच होना चाहिए, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब आप ऊपर जाइए शेड्यूल कैपिटल गेन में और जो एक फाइनल रो बचा हुआ है उसको भी आप भर दो। पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक करेंगे। आखिरी में आएंगे, F वाला रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप हमें देना है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है 15% का, 20% का, 30% का, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके सामने जो बॉक्सेस हैं उसमें क्वार्टरली ब्रेकअप आप दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था। जो शेड्यूल BF-LA में अमाउंट होगा उससे आपको मैच करना है। अब हमारे केस में जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे, उनका क्वार्टरली ब्रेकअप हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमें लॉस हुआ है तब क्या इंटर करना होगा। अगर शेड्यूल BF-LA में आपको 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको 000 ही इंटर करना है। ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है सिर्फ इसी टॉपिक पर, किस तरीके से ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। उसके अलावा जो ITR 2 का लर्निंग वीडियो है उसमें डिटेल में इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है
किया हुआ है। तो अगर डिटेल में सीखना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जब सारा डिटेल हमारा इंटर हो जाएगा और शेड्यूल BF-LA से मैच हो जाएगा, तब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। कैपिटल गेन में अभी क्वार्टरली ब्रेकअप हमने इंटर किया, लेकिन वहां पर एक मिस्टेक हो गया है। सारा डिटेल तो हमने कैपिटल गेन का भर दिया, लेकिन जो शेड्यूल VDA था, मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हमने किए हुए थे, उसका भी क्वार्टरली ब्रेकअप भरना होता है, और वो भी शेड्यूल कैपिटल गेन में ही भरना होता है। तो फिर से हम शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम शेड्यूल SI में जाएंगे। ये देखिए शेड्यूल SI, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी स्पेशल टैक्स रेट वाले इनकम होते हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देखिए अमाउंट दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे आखिरी में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टैक्स नहीं लगा क्योंकि 1,25,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ध्यान देना है, जो एग्जेम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर है 1,25,000 का, ठीक है, शॉर्ट टर्म पर नहीं है। और वो भी स्टॉक मार्केट का जो इनकम होता है उस पर है। तो हमारा देखिए स्टॉक मार्केट का 49 और 27 दोनों के ऊपर टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि 1,25,000 के अंदर आ गए हैं ये दोनों, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे हमें ऑनलाइन गेमिंग का भी रो दिखाई दे जाता है। इसके ऊपर भी 30% टैक्स लगा है। वैसे तो इस पर TDS डिडक्ट हुआ होगा, तो टैक्स आपका ऑलरेडी पे हो गया होगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आखिरी में यहाँ पर हमें क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का इनकम दिखाई दे जाता है। हमारे केस में 65,000 था और इसके ऊपर भी 30% टैक्स लगा हुआ है। तो जितने भी ऐसे इनकम थे जिनके ऊपर स्पेशल इनकम टैक्स रेट लगता है, वो सारे कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं, और कितना टैक्स लगेगा वो भी दिखाई दे जाता है, ठीक है। एक बार आपको डिटेल चेक कर लेना है, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। अब ऊपर जाएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन का रो हमें दिखाई दे रहा है, फिर से क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। एकदम आखिरी में जाएंगे, F वाले रो में क्वार्टरली ब्रेकअप इंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। एकदम आखिरी में जाएंगे, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। यहाँ पर जो आपको 65,000 का गेन हुआ है उसका ब्रेकअप इंटर करना है। तो जब भी क्वार्टरली ब्रेकअप आप इंटर करने जाओगे, कौन से पीरियड में आपने सेल किया हुआ है उसमें से परचेस प्राइस माइनस कर दो, और जो बचेगा वो अमाउंट आपको कंसीडर करना है। एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी आपको छेड़ना ही नहीं है। अब जल्दी से ब्रेकअप हम इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने डेमो के लिए दिखा दिया हुआ है, आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से डिटेल इंटर करना है, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब आप देख सकते हो कि ITR 2 का लगभग सभी शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है और डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो पार्ट B TI है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन हमें दिखाई दे जाता है। जो भी इनकम आपने ITR में इंटर किया होगा उसका कंप्यूटेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैनुअली आपको यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं करना है, सिर्फ डिटेल वेरीफाई करना है, ठीक है। सब देख लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाओगे, पार्ट B TI भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, पार्ट B TTI, इस वाले रो पर क्लिक करेंगे। पार्ट B TTI के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स लायबिलिटी आपका कंप्यूट हो जाता है। ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, यहाँ पर मैनुअली आपको कुछ इंटर नहीं करना है। रीबेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। इसका रूल रेगुलेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हमारे केस में तो हमने बहुत ज़्यादा इनकम दिखाया हुआ है, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नीचे आप देख लीजिएगा आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है, कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, रिफंड आ रहा है या टैक्स पेबल है, सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। अगर टैक्स पेबल होगा तो नीचे यहाँ पर आपको पे का बटन दिखाई दे जाएगा। ITR फाइल करने से पहले इनकम टैक्स आप जरूर पे कर दीजिएगा, और इनकम टैक्स पे कर दो तो उसका एंट्री भी आपको टैक्स पेड वाले शेड्यूल में कर देना है, ठीक है। और मान लो आपको रिफंड है तब तो कोई बात ही नहीं, रिफंड का अमाउंट आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, हमारे केस में नो एप्लीकेबल है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आउटसाइड इंडिया आपके कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है तो हो सकता है आपके केस में यस एप्लीकेबल हो। हमारे केस में नो एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। अब आप देख सकते हो सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है और डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। ऊपर एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर दो और उसके बाद प्लेस यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इंटरनल वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया है।
अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो फॉर्म अभी हमने भरा हुआ था वो सारा डिटेल आप इस पेज पर वेरीफाई कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको टैब दिखाई देते हैं, जिस टैब का डिटेल आपको वेरीफाई करना है उस पर आप क्लिक करो। एक बार आपने वेरीफाई कर लिया, सारा डिटेल सही है, तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। तुरंत ITR फाइल करना है, ई-वेरीफाई भी करना है, तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज कर लो और उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। जो भी आपके लिए सुटेबल ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे ईजी है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दो, उसके लिए पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। जब पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का बॉक्स आ जाता है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे सबको हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।